अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ बटन को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने एक इंतहाई भयानक और इंसानियत सोच गुनाह किया था, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। यके बाद दिगरे जब उसने अपनी सफली जज्बात की तकसीम इंतहाई गैर फितरी तरीके से की तो कुदरत को जोश आ गया। एक ऐसी गलीजा जहानित इंसान की कहानी जिसने कब्रिस्तान जैसी जगह में भी मौत को याद ना रखा था। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं, लफ्जों की अदायगी करते वक्त कुछ दिक्कत का सामना है। कहानी को आपकी पेशे नजर करते कोई भी मिस्टेक होने की सूरत में माजरत ख्वाह हूँ। चेहरा बेहद बदसूरत, चिचक ज़दा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें छोटी छोटी लेकिन बेहद चमकदार, सर छिले हुए आंडे की मंद, नाक की जगह दो गहरे गार नुमा सुराख, होंठ हबशियों की मंद, मोटे और भदे रंग का काला स्याह, मुजमूई तौर पर बेहद बदसूरत लेकिन उसका दिल मासूम बच्चे की मंद खूबसूरत और रहम वाला था। कुदरती बदसूरती की बदौलत लोग कम ही इससे हम कलाम होना पसंद करते थे। सोने पे सुहागा ये कि इसका जरिया माश भी ऐसा नहीं था कि कोई इससे राह रस्म बढ़ाने की कोशिश करता। वो एक कोडगन था जिसका काम इंसानों की आखिरी आरामगाह का बंदोबस्त करना था, जबकि वो ऐसा बखीरो खूबी करता रहता अगर वो वाकया वकूआ पजीर ना हो जाता। हुआ कुछ यूं कि वो एक खूबसूरत जवान साला लड़की की मैयत थी। यासर इस लड़की को गलियों और खेतों में घूमते फिरते देख चुका था। सरो कद गुलाफी आंखें, रस भरे होंठ और क्यामत डाते जिस्म के नशबो फराज वो इसे देखने के बाद सर्द आह भरने पर अपने आप को मजबूर महसूस करता था। यही तो वो फितरी ख्वाहिश थी जो दबाए नहीं दबती थी। वो अक्सर इस लड़की को देखकर सोचता था कि खुदा ने उसे हुस्न जमाल की दौलत से मालामाल कर रखा है। क्या होता अगर इसे खूबसूरती ना सही कबूल सूरत ही बना डालता, तब वो अपनी कुदरती ख्वाहिश को बेअसनो खूबी पूरा कर डालता। उसने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कभी भी जदोजहद नहीं की थी, वजह इसकी फितरी शर्मो हया थी। बात करना तो दूर की बात, वो तमाम जिंदगी अपनी ख्वाहिश को दबाए बैठा रहा, जिसकी वजह से शादी जैसे बंधन में भी ना बन सका। बहरहाल इस खूबसूरत लड़की का नाम शाजिया था। पिछले कुछ दिनों मुख्तसर अरसा बीमार रहने की बदौलत उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। अपनी तनहा पसंद फितरत की बदौलत वो मौत की वजह मालूम करने से कासर रहा था। गांव में अमवात का सिलसिला ना होने के बराबर था, इसलिए वो बेहद गरीबी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर था। लड़की की मौत से जहां इसे बेइंतहा दुख हुआ, वहां इस बात की तसल्ली भी थी कि आज की रात वो पेट भर कर खाना खा सकेगा। शाजिया के लवाकीन इसे कब्र खोदने का मुआवजा और जगह की निशानदाही करने के बाद अपने मातम कदर खाका वो कर चुके थे, जबकि यासिर मुकम्मल तन्हाई के साथ अपना काम मुकम्मल करने में लग गया। उस शाम आसमान पर काले स्याह बादल शाजिया की जवान मौत पर नोहा कना होने के लिए बेताब थे। तमाम गांव पर सोगवार सी खामोशी छाई हुई थी। गमज़दा तो यासिर भी था, इसकी हसरत और ख्वाहिश ना तमाम शाजिया की सूरत में दम तोड़ चुकी थी। शायद उस वजह से वो जवान साला शाजिया के जनाजे में भी मौजूद था। जनाजा पढ़ने के बाद जब शाजिया के बेजान वजूद को लहद में उतार दिया गया, तब उस हौलनाक वाक़े का सबब बनने वाले 500 के नोट ने उसे अपनी जान मतवज्जा कर डाला। न जाने वो कब्र में मिट्टी डालते हुए किस शख्स की जेब से निकलकर कब्र में जा गिरा। ये मालूम ना हो सका और मालूम करने की जरूरत भी नहीं थी। इतनी बड़ी रकम चौधरी के अलावा वो आम शख्स की जेब में नहीं हो सकती थी। आसमान पर गहरे बादल होने की बदौलत वो नोट गांव वालों की नजरों से ओझल रहा। शायद वजह बारिश की सूरत में बरसती मिट्टी रही हो, या फिर घनेरे बादलों की बदौलत दम ब दम छाना अंधेरा था। जो भी था वो नोट यासिर की ख्वाहिश ना तमाम की तकमील का बाइस बन सकता था। लोग शाजिया को दफनाने के बाद मौसम के बिगड़ते तेवर देखते हुए गांव का रुख कर चुके थे, जबकि यासिर आजिज़ी के साथ दुआ गो था। दुआओं का मौजूद शाजिया का बेजान वजूद नहीं था, बल्कि 500 का वो नोट था और दुआओं का खुलासा बारिश बरसने में देरी थी ताकि वो कब्र की खुदाई के बाद 500 के नोट को हथियाए
बारिश बरसने की सूरत में मिट्टी गीली हो जाती और कब्र की सूरत अख्तियार करने में दुश्वारी साबित होती। दुआ मांगने के बाद वो कब्रिस्तान में ही मौजूद अपने कचरे कमरे की जानब चल दिया। रात 9-9:15 बजे का अमल था। यासर की दुआ कबूल हो चुकी थी। उक्का दुक्का बूंदाबांदी के अलावा बारिश नहीं बरसी थी, लेकिन काले स्याह बिजली कड़कते बादल इस बात का पेशे खैमा थे कि ये बादल बरसेंगे जरूर। हाथ में बेलचा, लालटेन और खुदाल लिए यासर कब्र के सामने मौजूद था और दोबारा तन्हाई के साथ कब्र खोदने में मसरूफ था। शाम को जब इसने कब्र खोदी थी तब इसकी नीयत साफ थी, लेकिन अब नीयत की खराबी इसे बुरी तरह थकाई दे रही थी। मगर 500 जैसे बड़े नोट का असूल इसे थकावट को पसे पर्दा रखने पर मजबूर कर रहा था। पहले से खोदी हुई कब्र दोबारा खोदने में 10-15 मिनट सिर्फ हुए, जबकि मिट्टी के दौरान नोट तलाश करने में आधा घंटा लग गया। अब नोट इसके हाथ में मौजूद था, जबकि इसका चेहरा खुशी की बदौलत बकाया नोट बनाए दिखाई दे रहा था। ये इसकी जिंदगी का पहला 500 का नोट था, जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था। और ये सब कुछ शाजिया के मुर्दा होने की बदौलत था। वो आखिरी दफा शाजिया के मुर्दा वजूद को सलाम अकीदत पेश करना चाहता था, इसलिए इसने लहद के सामने मौजूद पतली ईंटों को उखाड़ डाला। लहद के अंदर लड़की का नाजुक वजूद खफन में लिपटा अब्दी नींद सोया हुआ था। इसने सर के पास मौजूद कपड़े की पट्टी को खोला और चेहरे के ऊपर से खफन उतार डाला। यकबार की इसे न जाने क्यों खौफ का एहसास हुआ, लेकिन जल्द ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। खफन हटाते ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरी कब्र में अचानक ये जाला फैल गया हो। शाजिया का पुरनूर चेहरा देखकर इसे महसूस होता था जैसे वो अब्दी नींद की बजाय वक्ती नींद सो रही हो। इसका चेहरा गुलाब के फूल की मांद खिला दिखाई देता था। वो टिकटिकी बांधे इस मुअत्तर गुलाब को देखे जा रहा था। अचानक हवा की शिद्दत में इजाफे की बदौलत खफन का बिस्तर हिस्सा एक जानब सरकने की बदौलत इसे मंजर वकूअ पजीर होने का बाइस बना, जो यासर ने अपनी तमाम जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यकबार की कड़के के साथ बिजली चमकी और यासर ने हड़बड़ाकर कब्र से बाहर का रुख किया। वो ऐसे दिल के मरीज की मन सांस ले रहा था जो अपने आखिरी वक्त के सांस पूरे कर रहा हो। इसकी हालत गैर होती जा रही थी। कब्रिस्तान सुनसान पड़ा था। किसी शख्स के कब्रिस्तान में आने की उम्मीद बाकी नहीं थी। वो जमीन पर लेटकर लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद इसकी गिरती हालत मुतवासन हो चुकी थी, लेकिन दिमाग गैर मुतवासन था। वो अपनी दम तोड़ती ख्वाहिश पूरी कर सकता था, जबकि इसे मना करने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक ऐसे गुनौने अमल का मौजूद बनने के मुतल्लिक सोचने पर अपने आप को मजबूर पा रहा था, जिसके मुतल्लिक अगर गांव वालों को भनक भी पड़ जाती तो वो इसे जिंदा दरगो करने से गुरेज ना करते। लेकिन भला गांव वालों को कौन बताता? मुर्दा तो शिकायत लगाने से रहा। अगर कब्र में से मुर्दा निकालने के बाद कब्र को दोबारा पहले वाली सूरत दे दी जाए, जो कि यासर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तब कौन इस पर शक कर सकता था? हाँ, इस गुनौने अमल की बदौलत इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, लेकिन आखिरत के मुतल्लिक अगर लोग सोचने लगे तो गुनाहों का तवक्कुल। बहरहाल इस पर मुकम्मल तौर पर शैतान गालिब आ चुका था और फैसला कर चुका था कि गांव वालों से अपना हक जरूर हासिल करेगा। इस गलत फैसले की बदौलत वो दोबारा कब्र में उतर चुका था और शाजिया के खफन में लिपटे वजूद को संभाले कब्र से बाहर का रुख कर रहा था। वो एक हफ्ता इसकी जिंदगी का नाकाबिले फरमोश हफ्ता साबित हुआ। वो रूह वो आगाही की ऐसी मंजिलों से गुजर चुका था जिनके मुतालिक इसने कभी सोचा भी नहीं था, और इस तमाम अमल के मुतालिक गाँव वालों को बिल्कुल शक न हो सका। इसका हौसला बुलंद हो चुका था। वो शाजिया के मुर्दा जिस्म को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। एक हफ्ते से पहले ही लड़की का जिस्म गलने सड़ने लगा, जबकि एक हफ्ते के बाद इसका कच्चा कमरा बदबू से लबरेज हो चुका था। मजबूरन इसे लड़की के जिस्म को वापस कब्रिस्तान में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन दूसरे ही दिन इसे इस तलख हकीकत का सामना करना पड़ा कि इसे सनफो नासक की आदत पड़ चुकी थी। वो तमाम रात इसने बेचैनी के आलम में जागते हुए गुजार डाली। दूसरी रात वो अपने आप को बेहद मजबूर और लाचार महसूस कर रहा था। वो ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसकी बदौलत किसी सन्नफ नाज़क की कुर्बत महसूस की जा सके। जाहिर है वो गांव का मुख्तलिफ सा कब्रिस्तान था, जबकि गांव में शरा अमवात का सिलसिला ना होने के बराबर था।
काफी सोच विचार के बाद वो मसले का हल तलाश कर चुका था और अब अगली रात का मुंतजिर था। रात चांदनी और दिल फरेब थी, हर जन्म हवा का आलम तारी था। गांव के कुत्तों की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा रखा था। वो इन सब बातों से बेनियाज चेहरे और जिस्म को स्याह चादर में लपेटे गांव की जानब रवाना था। रात 12:30 का अमल होगा। गांव अंधेरे में डूबा पुरसकून तस्वीर की मन दिखाई दे रहा था। कच्चे घर के सामने रुककर इसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। हालात नॉर्मल दिखने के बाद इसने उचक कर दीवार को दोनों हाथों से थामा और अगले लम्हे वो मुख्तसर सी चारदीवारी फांद कर सेहन में कूद चुका था। सेहन सुनसान पड़ा था लेकिन बरामदा आबाद था। 4 चारपाइयों पर रहीम बख्श और इसका मुख्तसर गिराना नींद में मशगूल था। तमाम दिन की थका देने वाली मुशक्कत के बाद वो सब नींद में जा चुके थे। रहीम बख्श की खूबसूरत और नौजवान बेटी कमरे के दरवाजे के पास चारपाई पर लेटी आसमान से उतरी हूर मलूम हो रही थी। यासर ने शलवार में अड़ासा हुआ चाकू बाहर निकाला और आगे बढ़कर लड़की के मुंह पर हाथ रखते हुए इसके दिल के मुकाम पर बेदरबा वार करना शुरू कर दिए। चारपाई पर शदीद हलचल के आसार नमूदार होने लगे थे। यासर की अदर उम्र हाथों में इतना दम मौजूद था कि वो किसी मासूम और नाजुक लड़की को अपनी गिरफ्त में थाम सकता, लेकिन वहाँ मामला कुछ और था। जिंदगी बचाने के लिए इंसान आम इंसानों की निस्बत ज्यादा जदोजहद का मुजाहरा करता है और तकलीफ की शिद्दत इसे पागल कर देती है। लड़की की जदोजहद और यासर की घबराहट हालात को खराब किए दे रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। लड़की की टांग दोहरी होकर यासर के पेट पर लगी और यासर तकलीफ की शिद्दत से दोहरा होता गया। इसका हाथ लड़की के चेहरे पर से हट गया। लड़की गला फाड़कर चीखने लगी। बरामदे में हलचल मच गई। इसने तकलीफ की शिद्दत को पसे पश्त रखते हुए फरार होने में आफियत जानी। दीवार फांदकर जब वो कच्चे घर से बाहर निकला तब तमाम गांव लड़की की चीखों से गूंज रहा था। उसने अंधाधुंध कब्रिस्तान की जानब दौड़ शुरू कर दी। घरों के दरवाजे खुलने से पहले वो गांव की हदूद से बाहर निकल चुका था और अब कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा था। इसके कपड़े लड़की के जवान खून से रंगे हुए थे। कमरे में दाखिल होते ही इसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने कपड़े उतारे और इन्हें रगड़ रगड़ कर धोना शुरू कर दिया। खून क्योंकि ताजा था इसलिए जल्द ही वो अपने काम से फारग हो गया। मजीद कुछ देर बाद वो चारपाई पर लेटा आने वाले दिन के मुतल्लिक सोचकर खुश हो रहा था। वो आने वाले दिन का शिद्दत से मुंतज़िर था जब गांव वाले रहीम बख्श की जवान साला लड़की को दफनाने कब्रिस्तान का रुख करते और वो कब्र खोदकर मजीद सोचने से पहले ही वो ख्वाबों की दुनिया में खो चुका था। अगले 2 दिन यासर के लिए बेहद तवील साबित हुए। रहीम बख्श की डीठ लड़की मुनासिब तबी इमदाद मुयसर न हो सकते के बावजूद 2 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग में मुबतला रही, लेकिन आखिरकार इसे मौत की दावत को कबूल करना ही पड़ा। जबकि यासर की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। इसे वो रात चांद रात मालूम पड़ रही थी। लोगों के कब्रिस्तान से बाहर रुख करते ही इसने कब्रिस्तान का रुख किया और रहीम बख्श की लड़की की लाश का बोझ उठाए कमरे की जानब चल दिया। सफेद खफन खून की बदौलत सुर्ख होता जा रहा था, जबकि यासिर सोच रहा था कि ये बहता खून कबाब में हड्डी साबित हो सकता है। आइंदा इसे सनम मुखालिफ के सर पर वार करना होगा। सर पर पट्टी बांधकर खून के दुरानियों को रोका जा सकता है, लेकिन सीने पर पट्टी बांधना मुश्किल अमल था। बहरहाल वो 1 हफ्ता सुरूर और नशे की हालत में गुजरा। लाश गर्मी की बदौलत गलने सड़ने से पहले वो इसे दोबारा कब्रिस्तान में दफनाया, लेकिन उस हफ्ते के दौरान की नींद बर्बाद हो चुकी थी। वजह वो ख्वाब थे जो हकीकत की मद महसूस होते थे। वो ज्यादातर ख्वाब की हालत में शाजिया को अपने कमरे में दाखिल होते देखता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेतकल्फी से यासर के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा करती थी, प्यारे यासर, क्या तुम मेरे साथ कब्रिस्तान नहीं चलोगे? देखो, इनकार मत करना, मैं कब्रिस्तान में बेइंतहा तन्हाई महसूस करती हूँ। तुम मेरी तन्हाई को खत्म कर सकते हो। अपने इस वजूद को मिट्टी में मिल जाने दो, वरना मुझे अपनी तन्हाई को खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना होगा। अब उठो और मेरे साथ चलो, वरना वह धमकी अमेज़ निगाहों से यासर की जानब देखने लगी। जबकि यासर को ऐसा महसूस होने लगा जैसे शाजिया की निगाहें इसके जिस्म के आर पार होती जा रही हो। वो यकदम अपने आप को बेहद बेबस लाचार महसूस करने लगा। वो शाजिया की बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन न चाहने के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ और कोई बात किए बगैर शाजिया के आगे कब्रिस्तान की जानब चल दिया।
कुछ देर बाद वो एक खोदी हुई कब्र के पास मौजूद था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये कब्र शाजिया की थी। न जाने इसे किसने खोद डाला था। इसने मुड़कर शाजिया की जानब निगाहों से देखा। ये देखकर हैरान रह गया कि शाजिया के साथ रहीम बख्श की लड़की भी खड़ी मुस्कुराती निगाहों से इसकी जानब देख रही थी। यासिर, कब्र में उतरो और लहद में लेट जाओ। तुम तमाम जिंदगी कब्रें खोदते खोदते थक चुके हो। अब तुम्हें आराम की अशद जरूरत है और ये आराम तुम्हें कब्र में ही मैसर आ सकता है। यासिर इनकार में बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकी ज़बान गंग हो चुकी थी। इसे अपने हलक में सुइयां चुभती महसूस होने लगी थी। वो बहुत कुछ कहने का इरादा रखते हुए भी कुछ न कह सका और खामोशी से कब्र में उतरकर लहद में लेट गया। शाजिया और रहीम बख्श की लड़की के कहके उसे लहद से साफ सुनाई दे रहे थे। अचानक कब्र में मनों के हिसाब से मिट्टी गिरने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बेलचों के जरिए मिट्टी कब्र में फेंकी जा रही हो, लेकिन कहकों की आवाज इसे सुनाई दे रही थी जैसे रास्ता बिल्कुल साफ हो। कुछ देर बाद कब्र मिट्टी से लबरेज हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। इसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। हाथ पांव चलाने की कोशिश बेकार साबित होने लगी। जगह बेहद कम थी, हिलना जुलना भी दुश्वार था। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज इसके हलक से बाहर नहीं निकलती थी। जोर लगाने की बदौलत इसे अपना चेहरा खून की मांद सुर्ख होता महसूस होने लगा। फिर अचानक ही उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और कच्चा कमरा कब्र से कम मालूम नहीं पड़ रहा था। वो पसीने में शराबूर हांपे जा रहा था। इसने चारपाई से उठने की कोशिश की लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। न जाने रात का कौन सा पहर था जब वो दुनिया में माफिया से बेगाना होकर बेहोशी की सरहद में दाखिल हो गया। इसे कुछ मालूम नहीं हो सका। दूसरे मजीद 2 दिन वो कमरे में बंद रहा। वो बेहद खौफ और हर्ष महसूस कर रहा था। न जाने वो कैसा खौफ था जो इसे कमो बेश हफ्ते में 3-4 दिन जरूर दिखाई देता था। इसकी खुराक में तो पहले भी तवाज़ुन नहीं पाया जाता था, अब मजीद कमी वाक़या हो गई थी। वो दिन ब दिन अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ख्वाब दिखाई देना बंद हो गए और इसने भी अपना वहम जानकर इन्हें बुला देना बेहतर जाना। खौफ दूर हुआ तब एक दफा फिर इसे नशे की तलब महसूस होने लगी और वो गांव की गलियों में शिकार की तलाश में घूमने लगा। नजमा, खालदा, जुबैदा नहीं, रुबीना सही रहेगी, लेकिन बेपनाह खूबसूरती के अलावा रुबीना का घराना बेहद तवील था, जबकि ये तवील इसकी ख्वाहिश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। इसे तो ऐसे घराने का इंतखाब करना था जिसके अफराद कम से कम हो ताकि किसी भी दुश्वारी का बाइस न बन सके। अगर अफराद कम होने की बात थी तो फिर सारा ठीक थी। इनका घराना सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल था, एक सारा और दूसरी इसकी बूढ़ी माँ यानी खाला ज़ैनब। दोनों के आगे पीछे कोई मौजूद नहीं था। इसने मुख्तसर सोच विचार के बाद अपने फैसले पर मोहर लगा डाली और मुतमिन अंदाज में कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। सारा मीर से थी, इसकी कहानी भी कुछ कम गजबनाक न थी। दोनों माँ बेटियों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। शौहर की वफात के बाद खाला ज़ैनब सारा को माँ बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश में लगी रहती। खाला ज़ैनब ने इसकी हर ख्वाहिश को हरफे आखिर का दर्जा दिया था। हालांकि इनका जरिया माश इतनी हैसियत नहीं रखता था कि इन फजूलियत का बायस बन सकता, लेकिन इकलौती और लाडली औलाद होने की बदौलत उन्होंने जहां से भी हो सका उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। नतीजतन जब सायरा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार नईम से शादी की सूरत में किया, तब खाला ज़ैनब ने फौरन इनकार कर डाला। नईम बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन बदनुमाई का दाग उसका बाप था जो हर किस्म का नशा करना अपना फर्ज जानता था। नशा करने के बाद अपनी बीवी को मारना पीटना और इसके बाद रात घर से बाहर चौधरी के अड्डे पर गुजारना रोज का मामूल था। चौधरी के अड्डे पर शराब और शबाब दोनों किस्म का नशा मैसर था। इन बातों की बदौलत उस घराने को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, लेकिन माँ के इनकार ने सारा की जिंदगी में जलजले जैसी कैफियत पैदा कर डाली। इसकी उस दिन से पहले कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की गई थी। ये इनकार इसलिए चैलेंज की मांग साबित हुआ और वो माँ के इनकार के बावजूद नईम से मिलती रही। माँ सुबह से शाम तक चौधरी की हवेली में काम करती थी, जबकि सारा सुबह से शाम तक घर में अकेली होती थी। तन्हाई का ये दुरानिया ज्यादातर नईम के साथ बीतता था।
इन्हीं बीते दुरानियों के दौरान नईम सारा के साथ वो सब कुछ कर गुजरा जिसको नहीं होना चाहिए था। माँ को जब अपनी बेटी के करतूतों का इल्म हुआ तो उसने घर में हंगामा बर्पा कर डाला, सारा को कत्ल करने की धमकी दी, जबकि नईम को भी बुरा भला कहा, लेकिन सारा के कान पर जूं न रेंगी, बल्कि उसने बेहद हट दर्मी से माँ को धमकी दे डाली कि अगर इसकी शादी नईम से ना की गई तब वो खुदकुशी कर डालेगी और खुदकुशी करने से पहले वो तमाम गांव वालों को अपने कारनामे के मुतालिक तफसील से बता देगी। लड़की के तेवर खतरनाक देखते हुए माँ ने बीमारी का बहाना बनाते हुए 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और दिन रात सारा के इर्द गिर्द मंडलाने लगी। वो ताई आमना से 100 रुपए के एवज से मामला तय कर चुकी थी और आमना बच्चा जाया करने पर आमादगी का इजहार कर चुकी थी। माँ की इस हिफाजती तदबीर ने सारा के दिल में माँ के खिलाफ मजीद जहर भर डाला और इसने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर डाला। वो अपने इस फैसले के मुतालिक नईम को बाखबर कर चुकी थी। नईम को और क्या चाहिए था, वो तो वैसे भी अपने घर में खुश नहीं था। सारा के साथ कहीं दूर भाग जाना इसके बरानिया ख्वाब की तबीर साबित हुआ। खाला ज़ैनब को इनके फरार होने के मुतालिक कतन इल्म नहीं था। लाइल्मी की वजह ये थी कि अब इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला छत पर रात के वक्त चल निकला था, जबकि दूसरी वजह नींद की वो गोलियां थी जिनकी दस्तयाबी के बायस नईम बना था और नईम को ये गोलियां शहर से लानी पड़ती थी। खाला ज़ैनब रात के खाने के बाद कभी कभार कावा पीती थी, सो कावे के साथ नींद की गोलियां इनके मेदे में पहुंचती रहती थी। फरार के लिए रात 12 बजे का वक्त रखा गया, लेकिन उस वक्त 12:30 बज रहे थे और नईम का दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। सारा को इस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। भला ऐसी भी क्या लापरवाही, इतने नाजुक मोड़ पर देर करना खतरे का सबब भी साबित हो सकता था। ड्रम की आवाज के साथ कोई शहर में कूदा। वो सोचने लगी, नईम वक्त के साथ साथ सटियाता जा रहा है, अब भला दीवार कूदने की क्या जरूरत थी। वो दरवाजा भी खटका सकता था। अगर इसे कोई दीवार फांदते देख रहा हो तब बदनामी सारा की होनी थी। नईम का क्या जाना था, मगर ये सब इसका ख्याल था। सेहन में नईम नहीं बल्कि यासिर हाथ में चाकू लिए मौजूद था, जबकि ख्याल का मजा तो यासिर को भी बहरहाल चखना था। आज की रात इन दोनों पर बारी पड़ने वाली थी। वो जब दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो सारा को अपनी ही जानब देखते हुए पाया। सूरत हाल इसकी तवक्का के बरखिलाफ थी। इससे पहले वो जिन घरों में दाखिल हुआ था वहाँ लोगों को सोते पाया था, लेकिन यहाँ तो लड़की दरवाजे पर आंखें जमाए बैठी थी। कौन हो तुम और तुमने दीवार फांदने की कोशिश क्यों की? फ्रेंड्स, इसका बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ मुझे तो इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।